हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके बेसिस पर हमने रियलाइज किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल। ओके, सो आई एम जस्ट होपिंग दैट कि आप सभी ने वहाँ तक का सेशन एंजॉय किया होगा। आज हम बात करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट की, देन वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अप टू दैट टॉपिक डिस्कशन। जितने भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आज की क्लास में। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द सिंपल नोट पॉइंट। राइट नोट हियर। सो गाइज, हमने डिस्कस किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, इसकी वैल्यू लिखी एन नॉट। concentration of holes in valence band, इसको हमने डिनोट किया किससे? पी नॉट से। और फॉर्मूला वाइज अगर देखें तो ये हमने डिस्कस किया NC एक्सपोनेंशियल ऑफ EF माइनस EC डिवाइडेड बाय KT। ओके, एंड इट वाज NV एक्सपोनेंशियल ऑफ EV माइनस EF डिवाइडेड बाय KT। ओके, अब देखिएगा फर्मी दोनों में कॉमन है, EF दोनों में कॉमन है बिल्कुल। यहां पर बैलेंस बैंड की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहां पर आएगा EV, बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कंडक्शन बैंड की तो यहां पर आएगा ऑब्वियसली EC। तो इसमें ऊपर वाले फॉर्मूले में EC आना जायज़ है और दूसरे वाले फॉर्मूले में EV आना जायज़ है, और EF दोनों में आ रहा है, KT भी दोनों में आ रहा है। ओके, यहां पर इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ कंडक्शन बैंड है और यहां पर इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन बैलेंस बैंड है। आप एक चीज बताइएगा, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से जनरली सामान्य तौर पर वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? तो आप बोलेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन तो जितने हो सकते हैं उतने ही होंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अवेलेबल है वहां पर। जैसे मान लीजिए जो गेस्ट हैं वो कितने भी हो सकते हैं, बट चेयर्स आर फिक्स्ड हियर, तो जनरली चेयर्स आर मोर देन द गेस्ट। सो ऑब्वियसली इन दैट सेंस वी से कि जो NC के साथ मल्टीप्लायर है वो लेस देन 1 आना चाहिए। अच्छा, फर्मी लेवल और EC में अगर आप देखें तो आप एक चीज बोल सकते हैं, कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो जनरली EF एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, EC इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, और EF कहां पर होगा? कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच में जनरली कहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि यहां पर EF माइनस EC हम करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव आनी चाहिए। क्लियर है? नेगेटिव पावर आएगी। सो दैट्स वाई आप ध्यान रखिएगा, EC माइनस EF नहीं है, वो EF माइनस EC है। दूसरा, यहां पर भी वही सिचुएशन बन रही है कि NB के साथ जो मल्टीप्लायर है एक्सपोनेंशियल का, अगर वो नेगेटिव होगा तो NB की वैल्यू P नॉट से ज्यादा रहेगी। सो ऑन दैट बेसिस हम बोल सकते हैं कि जो EV माइनस EF हमको करना चाहिए, न कि EF माइनस EB। ओके, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इन फॉर्मूलेस को दिमाग में रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लें पहले। लेट्स राइट अनदर इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। सो हम जब भी बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल की, तो आपने कंसिडर किए, मान लीजिए N नॉट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, P नॉट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल। कंडक्शन बैंड के अंदर अगर मैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को कंडक्शन बैलेंस बैंड के अंदर जो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उसके बराबर मान लूं, तो उस सिचुएशन में हमें N नॉट P नॉट के आधार पर फर्मी एनर्जी में कुछ और ऑब्जर्वेशन समझ में आते हैं। उन ऑब्जर्वेशन की मैं बात करता हूं, समझिएगा। इफ आई एम कंसिडरिंग दैट इफ इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, effective density of states in conduction band, जिसको हमने कैसे डिनोट किया? NC से डिनोट किया, is equal to effective density of states इन वैलेंस बैंड, जिसको हम डिनोट करते हैं एज यूजुअल किससे? NV से।
अगर हम ये सिचुएशन एक बाय डिफॉल्ट कंसिडर करके चलते हैं, मींस हमने क्या कंसिडर किया, दैट इज NC इक्वल टू NV। अगर हम ये मान के चले NC इज इक्वल टू NV, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर द गिवन टेम्परेचर, अगर N0 और P0 में जो रिलेशन होगा उसके आधार पर फर्मी लेवल का स्तर बताया जा सकता है, यानी कि फर्मी लेवल कहाँ एग्जिस्ट करेगा ये हम बता सकते हैं। अगर NC NV बराबर कर दिए जाए तो उसमें N0 P0 का जो रिलेशन है उसमें हम फर्मी लेवल के एग्जिस्टेंस की पोजीशन को हम काफ़ी हद तक कंक्लूड कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन सिचुएशन। सपोज वेरी फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया, केस 1, N0 इक्वल टू P0। अगर N0 P0 बराबर कर दिए जाए, सी जैसे मान लीजिए हमने एक प्रोबेबिलिटी वर्सेस एनर्जी का ग्राफ एक सीखा था, दैट वाज, अगर हम एनर्जी को ऑन दैट स्केल प्लॉट करें हियर, और यहां से हम एफ ऑफ ई को प्लॉट करें अगर, और सपोज दैट हमने ये कंसिडर किया दिस इज द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड EC, एंड सपोज यहां पर हमने कंसिडर किया दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द बैलेंस बैंड EV। ओके, सो NC इज इक्वल टू NV है और N0 इक्वल टू P0 है। तो गाइज क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड, यस और नो? क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? याद करो क्या फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, सिंस एफ ऑफ ई वॉज इक्वल टू 1/1 प्लस EF minus EC divided by, I'm sorry, E minus EF divided by KT. This was the formula for probability of function. Okay, जिस एनर्जी पर हम ये बात कर रहे हैं, और हमने ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, N0 is equal to this, P0 equal to this। तो इस फॉर्मूले में आपने NC को NV के इक्वल कर दिया है। इसके बेसिस पर अगर हम देखें, पहला केस हमने कंसिडर किया N0 इक्वल टू P0, तो अगर आप रीअरेंज करें इस पूरे फॉर्मेट को, तो ये जो रिलेशन हम पढ़ते हैं बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर आया था, याद होगा सभी को, लाइक दिस, ओके, समथिंग हियर एंड लाइक हियर। तो यहां पर गाइज जो EF आएगा इन दैट पर्टिकुलर केस, सो इफ N0 इक्वल टू P0, आप बोल सकते हैं यहां से हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगी? इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। और इन दिस पर्टिकुलर केस, अब जैसे ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, तो कंडक्शन बैंड में होल्स के, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी अगर बैलेंस बैंड में होल्स की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाए, दिस इज 1 - Fe एंड दिस इज Fe, तो ऑब्वियस है क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्मी लेवल होगा वो सेंटर में होगा इन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ से आप इस रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा समझते हुए चलिए। मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला अगर हम ये अजम्पशन लेके चलें, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को बराबर करने का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि हमारे पास जितने अवेलेबल स्टेट्स कंडक्शन बैंड में हैं, उतने ही अवेलेबल स्टेट कहां पर है? बैलेंस बैंड में भी है। और आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। सपोज
इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर रख दूं, मेरी बात समझो ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, सी मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें विथ व्हाट, प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है या नहीं आ जाता। अब मैं अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन बैलेंस बैंड को मल्टीप्लाई करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इन बैलेंस बैंड को, ओके, तो आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड। यस और नो, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बिल्कुल। अगर मान लीजिए मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड को मल्टीप्लाई कर दूं विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ कंडक्शन बैंड, देन ऑब्वियसली आप जानते हैं आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब मैं आपसे यहां पर एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको कि डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इक्वल हो जाए, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स है वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करना शुरू कर देगा? क्या ये बोला जा सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं। मींस अब मैं तीन सिचुएशन की बात कर रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। मैंने बोला डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हमने कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड दोनों में सेम कर दिया। अब हमारे पास दो चीजें बच गई, प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन की तीन अलग अलग सिचुएशंस की बात कर रहा हूं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन मैंने कंसीडर की एन नॉट इक्वल टू पी नॉट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड। अगर हम ये सिचुएशन लेके चल रहे हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड? यस और नो? आर यू एग्रीड विद मी ऑन दिस थिंग और नॉट? यस, डेफिनेटली यू हैव टू बी, बिकॉज मैंने देखिए तीन पैरामीटर्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन, आप सिंपल समझो, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इनटू द प्रोबेबिलिटी। अब मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को बना दिया है बराबर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रोबेबिलिटी में जो रिलेशन होगा वो एक दूसरे को फॉलो करेगा? मींस अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इक्वल हो जाएगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड के? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हम बनाते थे, दैट बटरफ्लाई स्ट्रक्चर विल बी सिमेट्रिक। व्हाई? बिकॉज probability of hole is this 1 minus fe, क्या दिखाता है गाइस? 1 minus fe is probability of existence of the hole at particular energy level capital E, and fe क्या दिखाता है? fe दिखाता है probability of electron, probability of having electron at any energy level E. So क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों सिमेट्रिक होंगे? So आप लिखिएगा यहां पर here energy versus f of E and 1 minus fe graph will be symmetric। जो पॉइंट मुझे कंक्लूड करना है वो समझिएगा ध्यान से। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में हैंस फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी विल बी एट द center of conduction band and balance band। conduction band and valence band, जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, अब मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज, जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इन दोनों के सेंटर में पहुंच जाएगा, समवेयर हियर। नाउ ऑनवर्ड्स आपको ये स्टेटमेंट यू हैव टू बी कीप इन माइंड, आपको दिमाग में रखना ये स्टेटमेंट कि जब भी एन नॉट इक्वल टू पी नॉट होगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होंगी? बराबर होंगी। तो उस कंडीशन में जो फर्मी लेवल होगा वो एट द सेंटर
एट द सेंटर ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड आएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर कि जो फर्मी लेवल होगा वो हो जाएगा सिंपली EC प्लस EV डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टूड और नॉट? लिखिएगा इसको, केस 1 को नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट केस। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की। लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 2। गाइज वंस अगेन मैंने सिचुएशन वही रखी हुई है, NC इज इक्वल टू NV। अब सेकंड केस हम कंसिडर कर रहे हैं व्हेन N0 इज ग्रेटर देन P0। गाइज टेल मी नाउ, अब NC इज इक्वल टू NV इज ऑलरेडी देयर। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड से, तो क्या मैं इसी स्टेटमेंट में बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड विल बी ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड? यस और नो? यस। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। क्या हम यहां पर एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इनटू द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमको जानना है कि लेस देन होगी, इक्वल टू होगी, क्या होगा, और आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया। तो जो कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन बैलेंस बैंड से, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ज्यादा होगी किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड से। इतनी बात आपको अब समझ में आना शुरू हो चुकी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड, क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए अब मान लीजिए इसको ग्राफ पर हम इंडिकेट कर लेते हैं। सी गाइस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अब कि अब जो रिजल्टिंग ग्राफ हम बनाने वाले हैं दैट ग्राफ, अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल बढ़ गया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है बिल्कुल। तो मान लीजिए EC है सपोज, और ये हमने कंसिडर किया यहां पर है, ये है EV। ओके, बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी EV। एक चीज बोलो, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड अगर बढ़ गया है तो ये क्या, देखिए इस ग्राफ में थोड़ा समझते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इतना रीजन जो होगा यहां पर ऑक्यूपेंसी बढ़ गई होगी? समझा ध्यान से, यहां पर ऑक्यूपेंसी बढ़ गई होगी। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो स्लाइड शिफ्ट इसमें हो जाएगा अपवर्ड? ध्यान दीजिए, यहां से इधर इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, इधर से ऑक्यूपेंसी इसकी कम हो जाएगी। तो नेचुरली जो ग्राफ होगा, अब जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यस और नो? एग्जैक्टली। थोड़ा सा आपको यहां से चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। क्या यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ कंडक्शन बैंड इंक्रीज होती हुई दिख रही है आपको? एग्जैक्टली। और हम एक चीज नोटिस करें, मान लीजिए यहां पर ये कहीं सेंटर था, दिस वाज द सेंटर लाइन बिटवीन EC एंड EV, बट एक्चुअली दिस टाइम जो फर्मी लेवल है वो शिफ्ट हो चुका है। वो फर्मी लेवल क्या हो चुका है गाइस? यहां पर शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। अब फर्मी लेवल सेंटर में नहीं है, फर्मी लेवल सेंटर से थोड़ा सा कहां आ चुका है? ऊपर आ चुका है। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। ये हो गया ग्राफ गाइस किसका? 1 माइनस एफ ऑफ ई का। ये ग्राफ मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको, जस्ट हम यहां पर इसको रिलेट करके समझना चाह रहे हैं कि जब भी N0 ग्रेटर देन P0 की सिचुएशन होगी, कब एक बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन हमने क्या माना है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द बैलेंस बैंड। अब उसके इर्द गिर्द हम 3 केसेस पढ़ने वाले हैं। दूसरा केस हमने ये समझ लिया, N0 इज ग्रेटर देन P0 होने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ज्यादा हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड से। अंडरस्टूड है इतनी बात? चलिए अब बात करते हैं थर्ड केस की। इसको नोट कर लें पहले, लिख लिया सबने? लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस। यस, केस नंबर 3। अब इसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन, तो आप नेचुरली आप बोल सकते हैं, अब नेक्स्ट में हम क्या बोलने वाले हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज लेस देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड, देन क्या हम ऐसा भी बोल पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड will be less than probability of holes in balance band? yes or no? बिल्कुल, holes in balance band, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
अंडरस्टूड है? चलिए, अब यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड। तो गाइज अगर हम ग्राफिकली इस चीज को रियलाइज करें तो समझना क्या होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये है एनर्जी ग्राफ, दिस इज एनर्जी लाइन, एंड हियर आई हैव टेकन द कंडक्शन बैंड। सपोज कंडक्शन बैंड हमने ये कंसिडर किया, एंड लोअर लाइन एज यूजुअल वी हैव टेकन एज अ बैलेंस बैंड, दिस वन ईवी। अब आप एक चीज बताइएगा, जो ऑक्यूपेंसी है वो कंडक्शन बैंड में बढ़ेगी या बैलेंस बैंड में बढ़ेगी? नेचुरली ऑक्यूपेंसी अब कंडक्शन बैंड में बढ़ जाएगी डेफिनेटली। कैसे? क्योंकि अब बैलेंस बैंड में बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज लेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड और होल्स इन द बैलेंस बैंड। सी, तो यहां से ये जो ग्राफ होगा गाइज वो कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं इस तरीके से, इधर, और जो 1 माइनस एफ ई का ग्राफ है दैट हैज टू बी शिफ्टेड इन दिस वे, ओके, लाइक दिस। तो आप एक चीज समझिएगा, दिस वाज द सेंटर ऑफ एनर्जी बैंड्स, ये सेंटर था मान लीजिए। तो जो रिजल्टिंग हमारे पास, यानी कि जो फाइनली हमारे पास जो फर्मी एनर्जी लेवल ऑब्टेन हुआ है ई एफ, ये आ जाएगा सेंटर से नीचे। ओके, जैसे इससे पहले वाली सिचुएशन में कहां पे था? आप लिख सकते हैं फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल will be closer to the conduction band. ओके, कंडक्शन बैंड के क्लोजर ये शिफ्ट हो जाता है। आपको ये चीज आगे चल के, हम जब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे होंगे, एट दैट टाइम आप इस चीज को और रिलेट कर पाएंगे। बेसिकली यहां पर मैं इसी कॉन्सेप्ट को, अभी हमने जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इसके बेसिस पर रिलेट कर रहा हूं। बट लेटर ऑन जब हम फर्मी लेवल पढ़ रहे होंगे एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक में, तो उस समय आपको ये कॉन्सेप्ट फिर से रियलाइज हो जाएंगे। एन नॉट इज ग्रेटर देन पी नॉट मीन्स नथिंग, एन टाइप सेमीकंडक्टर इट इज, ओके, और जो एन नॉट लेस देन पी नॉट है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेंटर से फर्मी लेवल नीचे शिफ्ट हो गया है? मीन्स आप बोल सकते हैं हियर फर्मी लेवल will be shifted towards the valence band. ओके, आप चाहे तो लिख लें यहां से कि फर्मी लेवल नाउ नॉट इन द सेंटर ऑफ EC एंड EB, इन फैक्ट इट इज क्लोजर टू द बैलेंस बैंड। ये पॉइंट यहां तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नोट पॉइंट, वो हमने कंक्लूड कर लिए हैं। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अभी तक के जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, स्पेशली फर्मी डायरेक्ट फंक्शन पर जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करता हूं, फिर आने वाले सेगमेंट्स में सेक्शन वाइज हम क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, जस्ट फॉर रिकॉलिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। पर्पज इज व्हाट? आपके कॉन्सेप्ट्स का रिकॉलिंग होगा। मैं फॉर्मूला लिखूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, और I'll tell you the final answer. I'm not going to do the calculations because calculation has to be done by the calculator. So you will be able to do it by yourself. Okay? So let's begin our discussion. Please note this down. Noted? This one is noted or not? चलिए बात करते हैं. Let's see the very first question. आपको क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता हूं. कैपिटल E is equal to दिया गया है यहां पर. E is equal to दिया गया है 6.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फर्मी एनर्जी लेवल दिया गया है EF इज इक्वल टू 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछा है फाइंड F ऑफ E एट 300 केल्विन एंड 330 केल्विन. गाइज क्या ये क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है? यस, लेट मी राइट इट्स फॉर्मूला ऑल्सो. F ऑफ E इज इक्वल टू, F ऑफ E क्या है बेसिकली? प्रोबेबिलिटी ऑफ occupancy of energy level by electron, या concentration of electron, probability of concentration of electron at energy level E.
1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ अपॉन के टी। ओके, ये आंसर आता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो एफ ऑफ ई, अब इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट है जहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है कितनी, 300 केल्विन। गाइज के टी यहाँ पर कितना होता है बताओ, व्हाट इज के टी? के टी इज इक्वल टू टी अपॉन 11,600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, टी पहले केस में कितना दिया गया है, 300। लेट्स पुट दिस वैल्यू 300 ओवर हियर, 300 अपॉन 116 इंटू 11600। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको के टी मिल जाएगा। ई दिया गया है, ई एफ दिया गया है। क्या इस फॉर्मूले में एवरीथिंग इज सॉर्टेड और नॉट? यस। एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों एनर्जी डिफरेंस भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। केटी की वैल्यू भी हमने यहां पर निकाली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल किल ईच अदर। ओके, सो आपके पास सिंपल फॉर्मेट यहां पर बचेगा। सो मैं फर्स्ट पार्ट का यानी कि ए पार्ट का आंसर आपको बता देता हूं, क्या आएगा। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू आना चाहिए, आई एम राइटिंग इट फ्रॉम माई नोटबुक, 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, ये याद क्या रखें, सॉरी, ये आपको सीधे यहां से लिख लेना है। ठीक है, आप कैलकुलेशन इसकी करें। नेक्स्ट 330 केल्विन, व्हाट वी विल डू गाइस, अगेन हमको एनर्जी लेवल वही दिया गया है, फर्मी एनर्जी लेवल वही दिया गया है। केटी की वैल्यू क्या है, टी अपॉन 11,600 है, तो टी की वैल्यू कितनी है, 330 अपॉन 11,600। कैलकुलेशन करेंगे, फिर से केटी मिल जाएगा आपको। लेट मी टेल यू द फाइनल आंसर, मैं आंसर बता देता हूं नोटबुक से। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू आएगा 0.316। नो आई मेड दैट मिस्टेक, लेट मी करेक्ट। 0.316 इज द फर्स्ट आंसर एक्चुअली, ये है 0.316। जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको लग रहा हो पता नहीं क्या आंसर था, ऐसा नहीं, सही कर देते हैं। देखिए 0.316 ये आया है पहला वाला आंसर, और दोस्तों दूसरा वाला आंसर यहां पर आएगा 0.328 ये आएगा। चलिए आगे बढ़े, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, देयर वाज नथिंग which can hamper you, which can put you in trouble. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन गाइज रीड दिस क्वेश्चन। यस, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेट P1 is the probability of existence of electron at energy level at energy which is delta E electron volt above Fermi energy. Okay. And P2 is the probability of non-existence of electron at n energy which delta E electron volt below Fermi energy. Then आपसे पूछा है, first option है P1 equal to P2, second P1 greater than P2, P1 less than P2 cannot be determined. It's a good question. Okay, let's pause the screen right now and try to attempt this question. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक बार कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, because it's an enough good question. समझिएगा। I'm going to solve this question guys for you. See, आपको बोला है कि जो P1 है वो किस बात की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के डेल्टा E एनर्जी लेवल फर्मी लेवल से अबव होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक फर्मी एनर्जी लेवल डिफाइन किया, सपोज दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल EF। लिसन द क्वेश्चन गाइज, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, वंस यू विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछा गया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपने लैंग्वेज की सॉर्टेड कर ली तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझिएगा ध्यान से। देखिए हमने बोला यहाँ पर है EF फर्मी एनर्जी लेवल। अब ये पहली लाइन इन्होंने क्या बोली है, P1 किस बात की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की, विच इज डेल्टा E अबव द फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल से डेल्टा E एनर्जी अगर हम ऊपर जाएं, कितना एनर्जी ऊपर जाएं, डेल्टा E, इतना डेल्टा E एनर्जी ऊपर अगर जाते हैं तो वहां पर उस एनर्जी लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन्स के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी है वो है P1। अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? लाइक दिस इज ओके। हियर डेल्टा E एनर्जी आप ऊपर गए तो यहां पर है प्रोबेबिलिटी P1। P2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है मतलब
एग्जिस्टेंस ऑफ होल। अगर अच्छा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वहां पे क्या होगा? डेफिनेटली होल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आप चाहो तो यहां पे लिख दो एज अ नोट पॉइंट, probability of not having electron is equal to probability of holes। समझ गए? probability of holes के ये बराबर होती है। ये बात आपको दिमाग पर रखनी है, ठीक है? चलिए वापस आते हैं। अब आपसे क्या बोला है? इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? P2 है जिसका वैल्यू है डेल्टा E बिलो द EF। इस EF से कितना हमको नीचे जाना है? डेल्टा E। यहां पर कहीं मीन्स हियर। ओके, समझ पा रहे हो? ये रहा डेल्टा E, ये डेल्टा E। तो यहां पर है प्रोबेबिलिटी जिसका नाम है P2। क्लियर है? पहले वाले को हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपसे P1 P2 में रिलेशन यहां पर पूछ लिया गया है। दिस इज द क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब भी आप अगर ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल स्क्रीन को रोकें और एक बार अटेम्प्ट कर लें इस क्वेश्चन को। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, डेफिनेटली आई विल सॉल्व इट। सी फर्स्ट पार्ट में हम अगर देखें, जो हमको P1 बोला गया है वो क्या है? बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं? वो Fe है। एक्सक्यूज मी, क्या वो Fe है? P1 मतलब क्या है? Fe है, बिल्कुल। अच्छा, यहां पर जो E की वैल्यू है वो क्या है? टेल मी। हियर E इज इक्वल टू, क्या मैं E को ऐसे लिखूं? डेल्टा E प्लस EF। इस EF में अगर डेल्टा E जोड़ देते हैं तो क्या हमको एनर्जी लेवल कैपिटल E मिल जाता है कि नहीं? ये बोलो। F ऑफ E है यहां पर P, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक चीज समझ पा रहे हैं क्या यहां से कि जो E की वैल्यू है वो फर्मी एनर्जी लेवल में डेल्टा E जोड़ने पर आ जाती है। यस गाइज, कैन आई से EF प्लस डेल्टा E इज कैपिटल E? आर यू एग्रीड विद मी ऑन दिस स्टेटमेंट और नॉट? यस। चलिए अब हमारे पास है फार्मूला है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला? EF E माइनस EF यप अपॉन KT। क्या हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं गाइज? टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? या ऑफ कोर्स कैन वी? यस। चलिए अब हम यहां पर पहला वाला जो केस है उसके लिए इसको यूज कर लेते हैं। देखिए F ऑफ E इज इक्वल टू 1/1 प्लस, देखिए यहां पर कैपिटल E की जगह पर क्या मैं EF प्लस डेल्टा E लिख सकता हूं कि नहीं? यस, ये लिखा हमने, माइनस हमने क्या लिखा? EF लिखा, डिवाइडेड बाय क्या लिखा गाइस? KT लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है? क्या इसको सॉल्व कर लें? EF से EF कैंसिल आउट हो गया, वगैरह वगैरह कुछ हो गया ना, कर ही लेते हैं सॉल्व। इसको इक्वेशन अभी नहीं मानते, इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए देखिए क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? 1/1 प्लस EF एंड EF कैंसिल ईच अदर डेल्टा E बाई KT, ये आ जाएगा। सही लिखा है यहां तक? इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए ये लिख लिया। इसको हम मान लेते हैं कुछ इक्वेशन नाम मान लेते हैं इसको, सॉरी इसका इक्वेशन मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक नोट करो, पहले इतना लिख लो, फटाफट लिखा सबने। चलिए अब बात करते हैं दूसरे केस की। सेकंड केस में आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी P2। तो गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना हड़बड़ी में एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे मत चले जाना। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स आपको दी गई है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स? याद करो, 1 माइनस Fe। एग्जैक्टली, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट? 1 माइनस Fe। मतलब हमको जो P2 दिया है दैट इज 1 माइनस Fe। अब आप जानते हैं सिंस Fe इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ, बोलो, E माइनस EF अपॉन KT। क्या ये होता है? बिल्कुल। चलिए इसमें पुट कर देते हैं। 1 माइनस Fe यानी कि 1 अपॉन कितना हो गया? 1 प्लस E माइनस EF अपॉन KT। हमारे पास यहां से जो वैल्यू आई है
दोस्तों, वो किसकी वैल्यू है? वो है P1 की वैल्यू। यस और नो? यस, दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर, P1। नाउ अब अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये है किसकी वैल्यू? P2 की वैल्यू। चलो जरा सॉल्व करो, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये ऊपर पहुँच गया सब कुछ, तो ये आ गया 1 प्लस डिनोमिनेटर में क्या रह गया गाइस हमारे पास? देखो E माइनस EF। अभी मैंने कंडीशन जो है ना उसके हिसाब से वैल्यू पुट नहीं करी है। E की वैल्यू मुझे वहां से ढूंढना है, अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। समझो, अभी हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। P2 को हम सिंपल फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। वी आर सिंप्लीफाइंग द P2 हियर गाइस, नथिंग मोर देन दैट। एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF अपॉन KT। यहां तक पहुंच पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब बात करते हैं कैपिटल E है क्या यहां पर, देखिएगा। दिस इज अ फर्मी एनर्जी EF, और इससे कितना एनर्जी कम? डेल्टा E कम। तो गाइस कैन आई से P2 पर जो एनर्जी लेवल है E, इसको E डैश बोल देते हैं। जो E डैश एनर्जी लेवल है P2 पर, क्या मैं लिख सकता हूं EF माइनस डेल्टा E है वो? यस, मतलब यहां पर हियर EF माइनस डेल्टा E, EF माइनस डेल्टा E, ये आ जाएगा किसकी वैल्यू? दिस इज E, जो हमारे पास यहां पर हमको पुट करना है। तो लेट्स पुट दिस वैल्यू। P2 इज इक्वल टू आएगा यहां से एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना हो जाएगा? E माइनस EF अपॉन KT। E की वैल्यू कितनी है? EF माइनस डेल्टा E माइनस EF डिवाइडेड बाय KT अपॉन 1 प्लस कितना हो गया बोलो? एक्सपोनेंशियल ऑफ EF माइनस डेल्टा E माइनस EF डिवाइडेड बाय KT। सो गाइज यहां से P2 की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। EF एंड EF विल कैंसिल ईच अदर, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा E बाय KT डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना हो जाएगा? EF माइनस डेल्टा E माइनस EF। तो EF एंड EF यहां से कैंसिल हो गया। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा E बाय KT। यहां तक की कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, क्लियर है सभी को? चलिए अब आप इसको इधर डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस ऑफ डेल्टा E बाय KT टाइम्स 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा E बाय KT। अब इसको हम ब्रैकेट में भेज देते हैं, तो क्या बचेगा? देखो 1 अपॉन 1 प्लस, ये तो पावर 1 हो जाएगा, है ना, या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा E बाय KT प्लस 1, ये आ गया P2 की वैल्यू। सो गाइज अगर आप कंपैरिजन करते हैं P2 एंड P1 में, तो क्या रिलेशन दिख रहा है? देखिए P1 इज इक्वल टू आया था 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा E बाय KT, तो क्या यही आ रहा है P2 भी? यस। तो गाइज क्या हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं? द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। P1 इक्वल टू P2 इज हियर। लेट मी ब्रीफली रिकॉल दिस क्वेश्चन अगेन। सी, आपको क्वेश्चन दिया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके एग्जिस्टेंस एट एनर्जी लेवल E पर प्रोबेबिलिटी है P1, उनके नॉन एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी है P2, जो कि डेल्टा E कम है किससे? EF से। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स की बात की जा रही है। तो गाइज यहां से हमने P1 की वैल्यू को फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का। P1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमने P2 के लिए 1 माइनस FE होगा डेफिनेटली, और आप जानते हैं FE ये होता है। पुट किया इसकी वैल्यू को, हमारे पास ये फॉर्मेट आया। इसमें हमने E की वैल्यू EF माइनस डेल्टा E को पुट किया, रियलाइज किया। दैट्स ऑल। ओके, सो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक तरह से हम अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। So that's all for the today's session. Thank you so much.